आई एम डॉक्टर राशिद। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा नाक के ज़रिए जो सिक्रीशंस आ रही होती हैं उसको वो पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। कॉमन ज़बान में आम लोग इसको केरा के साथ पुकारते हैं। सम टाइम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं जैसे प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस, इनके साथ भी इसकी प्रोडक्शन कम ज़्यादा होती रहती है। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ना हों या जिनके अंदर कोई बीमारी ऐसी ना हो तो उनको मैं तो इनकरेज करता हूँ कि जी होम रेमेडीज़ पे जाएं, और वो बहुत सिंपल सी हैं। क्योर डज नॉट मीन कि जी 100% ज़ीरो हो जाए ये सिक्रीशन, वो तो एक दूसरे डिफरेंट डिजीज़ पैदा हो जाएगी। उसके साथ उसको हम राइनाइटिस सिका कहते हैं या एट्रोफिक राइनाइटिस भी कहते हैं, एंड दैट इज़ मोर डिस्टर्बिंग दैन पोस्ट नेज़ल ड्रिप। वैसे तो नाक के अंदर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 लीटर सिक्रीशंस बन रही होती हैं। हम उसको स्वॉलो करते रहते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन जब इनकी प्रोडक्शन एक ख़ास मकदार से बढ़ जाए तो वो मुख्तलिफ़ इंसानों में अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेंसिटिविटी ये से अपनी कंप्लेंट्स प्रोड्यूस करता है। तो वेरिंग फ्राम माइल्ड डिस्कम्फर्ट टू पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग, हॉकिंग एंड सम टाइम इससे सीरियस कंप्लेंट्स अगर ये लॉन्ग स्टैंडिंग हों, जैसे आवाज़ का चेंज हो जाना या इसके साथ साथ क्रोनिक कफ, इन कंडीशंस के अंदर इसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप सिंड्रोम भी कुछ लोग पुकारते हैं। वी ट्राई टू रूल आउट एलर्जी फर्स्ट, और एलर्जी का अगर काज ना मिले तो फिर हम नॉन एलर्जिक काजेज़ की तरफ जाते हैं। उसमें सेकंड कॉमन काज जो है वो इन्फेक्टिव एलिमेंट आ जाता है। यूजली वो हम तमाम इंसानों को साल में 1 से 2 दफ़ा वायरल इन्फेक्शन, बल्कि इससे ज़्यादा दफ़ा क्योंकि एंटीजेनिक ड्रिफ्ट वायरसेस के अंदर चलती रहती है, तो ये वायरल इन्फेक्शंस के बाद जो नाक के अंदर सिक्रीशंस पैदा होती हैं वो मुंह के अंदर जाती रहती हैं। यूजली ये चंद दिनों के अंदर, चंद वीक्स के अंदर ख़त्म हो जाता है। इफ़ इट परसिस्ट मोर दैन 4 वीक्स या 8 वीक्स तो फिर हम क्रोनिसिटी की तरफ या क्रोनिक साइनोसाइटिस की तरफ इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद कुछ दूसरी काजेज़ हैं जैसे मेडिसिन हैं, उनकी वजह से बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के अंदर एज ए साइड इफ़ेक्ट ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। सम टाइम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स हैं जैसे प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस, इनके साथ भी इसकी प्रोडक्शन कम ज़्यादा होती रहती है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई अपरेंट काज नहीं मिलती, उसको हम इडियोपैथिक राइनाइटिस के साथ यूजली इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशंस हैं और काफ़ी सारे और फैक्टर्स जैसे हम केमिकल्स, और ये हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आ गए हैं जो फूड के अंदर भी हैं और जो हम अप्लाई भी कर रहे हैं बॉडी पे, जैसे परफ्यूम्स हैं, इसी तरह डिटर्जेंट्स हैं और ये वॉशिंग केमिकल्स हैं। दे कैन प्रोड्यूस लॉट ऑफ रिएक्शंस इनसाइड बॉडी, स्पेशली ये जो नेज़ल सिक्रीशंस हैं ये बढ़ जाती हैं उनके अंदर। इसके अलावा कंटिन्यूस हॉकिंग, सम टाइम अब नॉर्मल साउंड प्रोडक्शन फ्राम थ्रोट, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस के अंदर ये लोग खांसी के साथ प्रेजेंट करते हैं। वो जो दायमी खांसी की फॉर्म में भी यूजली आती है। कुछ लोग यूजली जर्ड के सिम्टम्स के साथ भी इसमें आते हैं। वो तमाम लोग जिनके अंदर ये कंप्लेंट एक ख़ास लेवल से ज़्यादा उनको फील हो रहा हो कि नाक के अंदर से ये सिक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं या उनका कलर चेंज हो रहा है। नॉर्मली जो नॉर्मल सिक्रीशंस हैं वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती हैं, और अगर इनका कलर चेंज हो जाए जैसे ग्रीनिश हो जाए तो ज़्यादातर वो एलर्जिक या इन्फेक्टिव कंडीशंस में होती है। सिमिलरली द वार्निंग साइंस आर जब ये ब्लैक या थिक ब्राउन कलर का हो जाए या रेडिश कलर हो जाए, तो इस सूरत में ये जो होम रेमेडीज़ पे बिल्कुल ट्रस्ट न करें और प्रॉपर किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखा के इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अगर ये सिम्टम 4 हफ्ते या इससे ज़्यादा परसिस्ट करें, इवन देन इट इज़ बेटर कि जी आप किसी मुस्तनद डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। जिनके अंदर तो ये काज मिलती हैं एलर्जी की, वो तो उनको एंटी एलर्जी मेडिसिन देने से ठीक हो जाते हैं। इसी तरह इन्फेक्टिव के अंदर
आप जुडिशल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग रैशनल यूज़ करें उसको, और विद अदर मेडिसिन दे कैन गेट अ वेरी गुड कंट्रोल और अच्छा उनका रिस्पांस आ जाता है। प्रॉब्लम उन लोगों में है जिनके अंदर कोई काज नहीं मिलती और जिनकी यूजली कोई इतनी नॉन एनवायरमेंटल एलिमेंट भी नहीं मिलता, लेकिन दे स्टिल प्रेजेंट विद कंप्लेंट्स ऑफ पोजनल ड्रिपिंग, और उनके अंदर ये बहुत डिस्टर्बिंग भी होती है सम टाइम। तो उनमें हम ये तमाम मेडिसिन ट्रायल करते हैं और उनमें जर्ड को रूल आउट भी कर लें, और बाकी सारा रूल आउट करने के बाद तो अगर हम फील करें कि जी पेशेंट के साइकोलॉजिकली इतने ज़्यादा उसके इन कंप्लेंट्स के पास सिम्टम्स हैं, तो फिर हम सम टाइम लो डोजेज एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के साथ भी उनको हम ट्रीट करते हैं। कॉमनली आजकल जो मार्केट में अवेलेबल नेज़ल स्प्रेज हैं वो ज़्यादातर नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स हैं, जो हम देते हैं एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर या सर्जरी के बाद सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए। अगर इसका यूज़ बढ़ जाए जैसे 5 से 7 दिनों में, तो सम टाइम लोग इस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हम इन मेडिसिन को यूजली डिस्करेज करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए ना दी जाएँ, ओवर द काउंटर और बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये ना ली जाएँ, और अगर यूज़ भी करें तो फिर 1-2 दिन के बाद इसका यूज़ ख़त्म कर दिया जाए। और इसके अलावा जो नेज़ल स्प्रेज अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर नेज़ल स्टीरॉइड्स हैं, और बहुत सेफ़ नेज़ल स्टीरॉइड्स इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो हम नेज़ल एलर्जी के लिए पेशेंट्स को देते हैं। और उनमें से कुछ तो ऐसे सेफ़ स्टीरॉइड्स हैं जो इनकी सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और कुछ स्टीरॉइड्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर मोर देन अ ईयर, और FDA ने उनको अप्रूव किया है कि छोटे बच्चों को अंदर भी जैसे 2 साल के एज से ओवर मोड उनको हम दे सकते हैं। जिनके अंदर ना ये एलर्जी के सिम्टम या इससे रिलेटेड मास सेल्स जो डिग्रेनुलेट होते हैं और उससे एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आते हैं, या ये नेज़ल ड्रिप ज़्यादा पैदा हो जाती है, तो उनके अंदर जैसे एक्सरसाइज से बाद लोगों में शुरू हो जाती है, बाज़ के अंदर हार्मोनल चेंजेस हैं, तो उनको इन तमाम औकात से पहले हम बाज़ दफ़ा मास सेल स्टेबलाइजर्स उनको देते हैं, जो नेज़ल स्प्रे की फॉर्म में, क्रोमोग्लाइकेट की फॉर्म में अवेलेबल है। इसी तरह रिसेंट जनरेशन जो एंटीहिस्टामिन आई हैं, तो वो उनके डबल इफ़ेक्ट्स हैं, एंटीहिस्टामिन इफ़ेक्ट्स भी हैं और मास सेल स्टेबलाइज़र इफ़ेक्ट भी है, तो वो हम इनको इस कंडीशन में दे सकते हैं। वो तमाम लोग जिनके अंदर एलर्जी की हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, उनके अंदर आप उन तमाम फैक्टर्स को, उन तमाम फूड को, उन तमाम एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को अवॉइड करें, या नीट क्लीन प्रैक्टिसेस जो घरों के अंदर हम इनकरेज करते हैं कि जी ग्लेज क्लीन सर्फेसिस हों, बहुत ज़्यादा रफ़ और अनटाइडी स्ट्रक्चर्स ना हों जैसे वॉल हैंगिंग्स और कारपेट्स और ये चीज़ें। जिन लोगों में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ना हों या जिनके अंदर कोई बीमारी ऐसी ना हो, तो उनको तो मैं तो इनकरेज करता हूँ कि जी होम रेमेडीज़ पे जाएं, और वो बहुत सिंपल सी हैं, जिनमें काफ़ी सारी हैं। जो सबसे सिंपल और अवेलेबल हर इंसान के पास अवेलेबल है वो है कि वार्म वाटर। ये सिक्रीशंस हैं वो काफ़ी कम होती हैं इसके पीने के बाद। सिमिलरली जो सिक्रीशंस हैं वो थिन आउट हो जाती हैं, जो प्रोड्यूस हो रही हूँ वो इतनी थिक और वो सिम्टम या उस तरह की स्टकी नहीं होती। कुछ लोग चिलीज़ वगैरह को जो पेपर स्पेशली ब्लैक चिली, उसको चू करके हनी के साथ यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ आल्सो वेरी इफेक्टिव। हनी के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है इस सिस्टम में, और अगर उसका कंटिन्यू यूज़ किया जाए तो इस साइड के जी इसके साथ काफ़ी सारे एलर्जिक सिम्टम्स और स्पेशली क्रॉनिक कफ वाला सिम्टम जो है ये रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, इंक्लूडिंग पोस्ट नेज़ल ड्रिप। डेफिनेटली स्टीम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डायरेक्ट स्टीम लेना आजकल हम डिस्करेज करते हैं, उसके साथ लोगों को नुकसान भी हुआ बाज़ जुलस जाने का और इस तरह, लेकिन जो रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर्स और इस तरह की चीज़ें हैं, जो टोटल बॉडी जो स्टीम है, जैसे वॉशरूम के अंदर भाप जो बन जाती है, वो अगर खोल दिया जाए डोर तो वो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है।